सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट सुजीत सम्राट। आज हम बात करेंगे हाथरस केस पर। हाथरस केस का सुमोटो लिया हाई कोर्ट ने। लखनऊ हाई कोर्ट में कल डेट थी और वहाँ पर सभी अधिकारियों को, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के एजीडी हैं प्रशांत कुमार, डीएम, एसएसपी और सभी लोगों को कोर्ट ने बुलाने का काम किया, पीड़ित परिवार को बुलाने का काम किया। कोर्ट ने कल एजीडी प्रशांत कुमार से पूछा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप उसको रात को 2:30 बजे उसको जलाने का काम करते? क्या आप उस पर मिट्टी का तेल डालकर या और केमिकल डालकर उसको जलाने का काम करते, या आप परिवार को भी नहीं देखने देते? तो वहाँ के जो एडीजी थे वो स्पीचलेस थे, उन पर कोई जवाब नहीं बना। तो इससे लगता है कि जो न्यायालय है वो ऐसे दोषियों को बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं है। जैसे सरकार ने कार्रवाई की, एसएसपी को सस्पेंड किया, वहाँ के सीओ को सस्पेंड किया, वहाँ के जो आईओ थे उनको सस्पेंड किया और केस को एसआईटी बनाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने का काम किया। जब दबाव बना तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम सीबीआई से जांच कराने का काम करेंगे। फिर और दबाव बना जब पीड़िता के परिवार वालों ने कहा कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की एक मॉनिटरिंग में इस पूरी जांच को कराना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डली हुई थी, तो उसने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा कड़ा रुख किया है कि उन्होंने बोला है कि जो परिवार है उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए और सुरक्षा मिलने के बाद ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उस परिवार को कोई भी प्रकार का ना तो धमकी हो ना डर हो। मगर जैसा कि वहाँ माहौल बनाया सरकार के लोगों के द्वारा या वहाँ के एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा कि वहाँ जो पीड़िता का परिवार है, जहाँ पीड़िता का परिवार जिस गांव में रहता है उससे कुछ चंद दूरी पर ही वहाँ पर कई गांव की सैकड़ों की तादाद में लोगों की एक पंचायत होती है और पंचायत में बाकायदा लोगों को धमकी दी जाती है और वो ये मोहर लगाने की बात करते हैं कि जो पीड़िता है, पीड़िता का ना तो कोई शोषण हुआ है, ना बलात्कार हुआ है, और जो मुलजिम है या जो एक्यूज हैं उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं पूरे देश के अंदर कि ये फर्जी केस है, जबकि पीड़िता का डाइन डिक्लेरेशन है। पीड़िता मरते वक्त कहकर गई है कि 4 दोषी हैं, चारों ने मेरे साथ में गैंग रेप किया है, और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जैसे वहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसका जो रवैया था उस सब के साथ और उन पीड़ित परिवार के साथ में, तो पूरे देश ने देखा। और उस पूरे देश ने जब देखा तो पूरे देश के अंदर लोगों में एक उबाल था, लोगों में उनके प्रति एक क्रोध था, एक विद्रोह था। जहां सरकार ने जब देखा कि पूरे देश में इस घटना के प्रति एक संवेदना है, लोगों में रोष है, तो सरकार बैकफुट पर आ गई और सरकार ने जल्दबाजी में कुछ चंद लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया। मगर जो इसके अंदर दोषी हैं, वहाँ के डीएम जो दोषी हैं और जो आला अधिकारी दोषी हैं, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। साथियों, इस देश के अंदर कानून चलता है, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनाया कानून चलता है, मगर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो उस कानून को नहीं मानती है, वो उस कानून को ख़त्म करना चाहती है। क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है भारत के संविधान को कमज़ोर करना। क्योंकि इनके एक मिनिस्टर हैं अनंत कुमार हेगड़े, वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं। आरएसएस की यही पॉलिसी है कि भारत के संविधान इस देश के बहुजनों को अधिकार देते हैं, उन अधिकारों से देश के बहुजनों के नौजवान आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनते हैं। और वो जज वकील बनने के बाद सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। संविधान जो उनको अधिकार देता है उसको कमज़ोर कर दो, फिर इस देश के अंदर मनुस्मृति ला दीजिए। और मनुस्मृति में तो पढ़ने का ना तो अधिकार है, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, तो ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये देश के अंदर जो जातिवाद है, जो जात की हायरार्की है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। जबकि संविधान के अंदर कोई भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता। संविधान के आर्टिकल 17 ये कहता है कि अनटचेबिलिटी है, एवरी टाइप ऑफ द अनटचेबिलिटी
एबॉलिश कर दी गई है। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी करेगा ही विल बी पनिशेबल, वो पनिशेबल हो गई हो। बट ये आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर आज भी देश के अंदर जातिवाद विद्वान है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं ये जाति पर निर्भर करती हैं, ये धर्म पर निर्भर करती हैं, जाति मंदिर मस्जिद के लिए बनाई जाती हैं, ये जो सरकारें बनाई जाती हैं, इसलिए जाति को बरकरार बनाए रखना चाहते हैं। हम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहते हैं जाति तोड़िए, एक बहुजन समाज में आइए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम करिए। जब भी ऐसे जो लोग हैं जिस हाथरस की पीड़िता उसको न्याय मिल सकता है। हमें न्याय क्यों नहीं मिलता? इस देश के अंदर बहुजनों को, दलितों को, मुस्लिम को न्याय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपकी आवाज़ को उठाने वाले संसद में नहीं है। जो SC ST के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, क्या उसने किसी ने भी उस बेटी के लिए आवाज़ उठाने का काम किया था? नहीं किया। और एक हाथरस के ही सांसद हैं राजवीर दिलेर, जो उसी जाति से बिलोंग करते हैं जिससे पीड़िता है, मगर उनकी आपने सुना होगा कि जब वोट मांगने जाते हैं तो अपना एक प्लास्टिक का गिलास लेकर जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा वाल्मीकि हूँ, मैं ऊपर कैसे बैठ सकता हूँ। और वो दोषियों से जेल में मिलने के लिए जाते हैं। तो अगर ऐसे ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऐसे ही हमारे नेता होंगे जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है, तो हमारी जो लड़ाई है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारी जो पीड़ित है उनकी आवाज़ को कोई उठा नहीं सकता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन की प्रोविजन संविधान के अंदर करा, तो जो रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, वो 10 साल के लिए दिया था। आपने देखा होगा पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, कभी कोई आंदोलन नहीं करने पड़ते हैं। जिसकी भी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आए, जनता दल की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, किसी की भी सरकार हो, सेंटर में अपने आप बढ़ा देती है, क्योंकि उनको पता है कि हम ये रिजर्वेशन अगर कायम रखेंगे तो यहाँ से दलाल पैदा होंगे, यहाँ से एजेंट पैदा होंगे, जो एजेंट अपने मालिक का ऑर्डर करेंगे। इसी केस में भी आपने देखा होगा 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहते तो प्रधानमंत्री को लेटर लिखते, उस प्रधानमंत्री को लेटर लिखते जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, अगर गोली मारनी है तो मुझे मारो। वही प्रधानमंत्री जो वाराणसी के अंदर दलितों के पैर धोने का काम करते हैं, वो नाटक करने का काम करते हैं। जब दलितों पर कोई अत्याचार करता है, उनका कोई अपमान करता है, उनके लिए न्याय नहीं होता है, तो जब तो प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता है, प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, और जब चुनाव होता है तो दलितों की याद आ जाती है। आपको समझना पड़ेगा, ये हिंदुओं के जितने भी संगठन हैं, जब भी दलितों पर परेशानी आती है, चाहे वो दिल्ली के रविदास आश्रम की बात हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, हाथरस जो वाल्मीकि समाज की जो हमारी पीड़िता है उसकी बात हो, समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जो हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं, चाहे RSS है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, अन्य संगठन है, वो कोई भी किसी भी प्रकार का संगठन का एक पदाधिकारी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तुमको अछूत मानते हैं, मगर तुम वोटिंग के समय हिंदू बन जाते हो। आपको समझना पड़ेगा, जब भी तुम वोटिंग के लिए हिंदू बनोगे, वो तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन को ख़त्म करेंगे, तुम्हारे नौजवानों के रोजगार को ख़त्म करेंगे, तुम्हारे और जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको ख़त्म करेंगे। जब ये अत्याचार होता है, कुछ चंद नौजवान साथी पीड़िता की आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पर आते हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट से आवाज़ उठाने का, मगर उनको भी झूठे केसों में फंसाकर उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। सरकार की नीति और नीयत को समझना पड़ेगा आपको। वो दलितों को, महिलाओं को, OBC को और यहाँ तक कि मुस्लिम को न्याय नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो पूंजीपतियों की सरकार है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपया दूंगा, मैं तुम्हें काला धन लेकर आऊँगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, फास्टैग मतलब बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, क्या क्या करूंगा। मगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, और वो तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, 3 तलाक, गाय के नाम पर सरकारों को चलाने लगे। सरकार गाय के लिए बनती है, तो आपको पूरा षड्यंत्र समझना पड़ेगा। और जो सरकार है और सरकार में बैठे हुए जो पुलिस वाले हैं, वो आपको न्याय नहीं देना चाहते हैं, वो पूरे केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि लड़की की जो मृत्यु है, लड़की का बलात्कार नहीं हुआ है, लड़की की मृत्यु नहीं हुई है, ये तो घर वालों ने कर दिया है। CBI की जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन है, जो लड़की मरते वक्त कहकर गई है कि 4 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया, उसके कारण लड़की की मृत्यु हुई है। और मृत्यु होने के बाद जैसे सबूतों को मिटाने का काम किया पुलिस के द्वारा, तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस केस के अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसकी ढिलाई बढ़ती हुई है, ढिलाई बढ़ती है उसने।
पहले दिन से ही अगर देखा जाए आपने तो लड़की वहाँ पर थाने के अंदर ज़मीन पर पड़ी हुई है और लड़की कह रही है कि मेरे साथ में मारपीट की है, मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है, मगर वहाँ की जो पुलिस है वो उसको इग्नोर करती है। उसके साथ में यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल जाती है तो लड़की का परिवार खुद लेकर जाता है, पुलिस वाले भी नहीं जाते हैं। पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उनके पास में कोई भी केस आता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका मेडिकल कराएं, मेडिकल करने के बाद में पूरी कार्रवाई करने की बात करें। तो उनके लिए कुछ लेना देना नहीं है। लड़की का सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया, अगर सही ट्रीटमेंट करते तो लड़की इस समय जीवित होती। तो वो ना तो कार्रवाई करते हैं, ना ही एफआईआर करते हैं, ना ही दोषियों को पकड़ने का काम करते हैं और ना ही हमको सही ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। तो इस सरकार में दलितों को न्याय मिलना मुश्किल है, न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय लेना है, अपने बहन बेटियों की इज्जत को बरकरार रखना है, अपने नौजवानों को रोजगार दिलाना है, संविधान को कायम रखना है, संविधान को नहीं बनने देना था, तो इस सरकार को बदलना होगा। और जब तक तुम इस सरकार को नहीं बदलेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। आप समझें, चाल समझें, आपके सारे अधिकारों को मारा जा रहा है, सारी संपत्तियों को लूट कर ले गए लोग बाग। इनके जो साथी हैं, जो व्यापारिक साथी हैं, उनके व्यापार बढ़ रहे हैं और जो इनके व्यापारी साथी हैं वो देश के पैसे को लूट कर विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो विजय माल्या हों, चाहे वो चौकसी हों, चाहे अर्नब मोदी हों, ये इनके ही दोस्त हैं, प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। तो पूरे देश के पैसे को लूट कर ले जा रहे हैं, खनिज पदार्थ पर पूरा कब्जा कर लिया है। आपके लिए तो सिर्फ जिंदा इसलिए है कि आप जिंदा रहें, इनकी सड़कें साफ कर सकें, इनकी नाली साफ कर सकें, इनके ड्राइवर बन सकें, इनकी सड़कें बना सकें, इनके और काम कर सकें, इसलिए जिंदा हैं। आपके पास तो जो फंडामेंटल राइट्स मिले हो, आर्टिकल 21 की डिग्निटी के साथ में लाइफ को जी सकते हैं। क्या डिग्निटी के साथ में लाइफ को जी रहे हैं? हम नहीं जी पा रहे हैं। क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि हमने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया है। अभी हमारा समाज तैयार नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, नीली क्रांति के माध्यम से और संगठन के माध्यम से लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोगों को तैयार करें और इतना मजबूत लोगों को बना दें कि वो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर भी आएँ, संसद में भी जाएँ। जब अपने अधिकारों के लिए वो सड़कों पर आएंगे, संसद में जाएंगे, तो संसद में हमारी बात सुनी जाएगी। अगर आप ऐसे दलालों को, ऐसे एजेंटों को संसद में भेजते रहेंगे तो ना तो आपकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, ना आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नौजवान साथियों को वहाँ पहुँचाने का काम करें जो आपकी आवाज़ को उठा सके, जो आपके समाज के दर्द को समझ सके, जो आपके बीच का कोई बंदा हो, जब भी भेज सके, जब ये बात बन पाएगी साथियों। नहीं तो समाज के अंदर जितनी ज़्यादा क्रूरतियाँ और बढ़ती जा रही हैं। हमें अंधविश्वास से दूर जाना है और हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सुरक्षित रखना है, जब ये बात बन पाएगी। अदरवाइज तो ये देश आज के समय में सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज को प्रोटेक्ट कर रहा है, सिर्फ उस समाज को प्रोटेक्ट कर रहा है जो हमेशा से शोषण करता आया है। इस देश के अंदर एक तो जमात शोषण करने वाली है और एक जमात जिसका शोषण हो रहा है। तो हमारा जो बहुत बड़ा तबका है उसका शोषण लंबे समय से होता आया है। धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1950 में इस देश के अंदर संविधान लागू किया और संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया। आज वो जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। आज वो जीने का अधिकार के साथ साथ में रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। अगर ये सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए तो फिर वो गुलामी याद रखना जो संविधान से पहले थी, वो गुलामी तुम सहन नहीं कर पाओगे। अगर वो गुलामी में नहीं जीना चाहते तो आपको खड़ा उठना है, तैयार करना है अपने आप को, अपने बच्चों को तैयार करना है, समाज को तैयार करना है। और जो समाज तैयार हो जाता है लड़ाई लड़ने के लिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो बात बन जाती है, संविधान जिंदा हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय नीली क्रांति।